हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यतिकर्ण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आज का जो डेरिवेशन आप लोगों को प्रूव कराने जा रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बच्चे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं आज की पूरी बात को। देखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग लगा रखी है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। यानी बच्चों आपको प्रूफ ये करना होगा W = d λ/d, ये आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, देखिए जहाँ W क्या बच्चों, W है फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज अभी मैं बना करके दिखाऊंगा फ्रिंज क्या होती है। ठीक है, तो W = क्या बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई है। ठीक है, अच्छा, जहाँ कैपिटल जो D आपको दिख रहा है, कैपिटल D जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, ये कोई पर्दा है। ठीक है, ये कोई पर्दा है। चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ। एक मान लीजिए पर्दा P है, ये Q है और ये मतलब बच्चों ये R है। 3 पर्दे आप देख पाओगे स्टैंड। ठीक है, अच्छा, तो D क्या बच्चों, पर्दा Q और पर्दे Q के R की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल D है। ठीक है, अच्छा, साथ में ये जो आप देख पाओ लैम्डा, क्या लैम्डा बच्चों, ये है एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। जैसे कि आप देखिए स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इधर से प्रकाश ये डाला जा रहा है ना। ये सारा प्रोसेस कैसा होता है मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं केवल इनका मीनिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लैम्डा क्या बच्चों, इस एक वर्णीय प्रकाश यानी पराबैंगनी प्रकाश मान सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी क्या तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, अच्छा, यहाँ D क्या बच्चों, D है बच्चों, ये जो आप रेखा चित्र S1 और S2 देख पा रहे हैं स्क्रीन में, आप देख रहे होंगे S1 और S2, इनके बीच के डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या है, D है। क्या है, S1 और S2 के बीच की दूरी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए तो स्टैंड, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कैसे सर्किट डायग्राम बनाया गया इसको समझते हैं। ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने 3 पर्दे लिए, P, Q और R, 3 पर्दे लिए हैं। ठीक है, पर्दे P के अंदर एक रेखा छिद्र है, एक रेखा छिद्र है जहाँ से प्रकाश को हम एंट्री कराएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके जस्ट आगे दूसरा पर्दा Q रखा है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर 2 रेखा छिद्र हैं, S1 और S2, 2 रेखा चित्र हैं S1 और S2। और बच्चों ये रेखा चित्र S1 और S2 इस रेखा चित्र S से बिल्कुल बराबर दूरी पर है, बिल्कुल बराबर दूरी पर है। ठीक है, और इस S के क्या बिल्कुल ये समांतर में, समांतर तो वैसे भी आप इसको देख रहे होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरा तो आपको समझ आएगी। ठीक है, और एक इसी के पर्दे के आगे Q पर्दे के आगे तीसरा पर्दा क्या होता है बच्चों, R होता है। क्या होता है बच्चों, R होता है, जिस पर हमें व्यतिकर्ण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए समझाता हूँ। देखिए, जब हम सर्वप्रथम पर्दे P के बिंदु S यानी रेखा क्षेत्र S पर जब एक वर्णीय प्रकाश जैसे पराबैंगनी प्रकाश को डालते हैं, ठीक है, तो हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार रेखा क्षेत्र S द्वितीय तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। ठीक है, और जिससे द्वितीय तरंगें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, जब इसे द्वितीय तरंगें निकलेंगी बच्चों, ठीक है, तो ये द्वितीय तरंगें कहाँ पहुंचेंगी, S1 और S2 पर पहुंचेंगी। अभी मैं एक बात आपको बता रहा था कि ये जो रेखा चित्र S1 और S2 बच्चों इस S से बिल्कुल बराबर दूरियों पर है। तो यानी बिंदु S1 और S2 पर जो पहुंचने वाली जो द्वितीय तरंगिकाएं होंगी, ठीक है, जो कहाँ से आएंगी, S1 से आएंगी। ठीक है, तो बिंदु S1 है, रेखा चित्र S1 से आने वाली जो द्वितीय तरंगिकाएं होंगी वो S1 और S2 पर बिल्कुल एक साथ पहुंचेंगी। एक साथ इसलिए पहुंचेंगे बच्चों क्योंकि माध्यम, दोनों का माध्यम बिल्कुल समान है इनके बीच का। ठीक है, और ये बिल्कुल बराबर दूरी पर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आई होगी। अब हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार पुनः क्या होगा बच्चों कि रेखा चित्र S1 और S2 भी क्या बन जाएंगे बच्चों, द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत बन जाएंगे। अब इनसे भी द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक है, और जब इनसे द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी तो ये जो पर्दा आपको दिख रहा होगा R, क्या दिख रहा है बच्चों, R पर्दा दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेखा चित्र S1 और S2 से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के बीच क्या होगा बच्चों, अध्यारोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी दोनों तरंगें, दोनों रेखा चित्रों से निकलने वाली तरंगें एक दूसरे को काटेंगी। जब एक दूसरे को काटती हैं बच्चों तो पर्दे R पर हमें क्या होगा, कुछ चमकीली, कुछ डार्क हमें पट्टियां दिखाई देंगी। डार्क मतलब अंधेरे कलर की, हमें अंधेरी यानी जो ब्लैक रंग की है ना पट्टियां दिखाई देंगी। ठीक है, और जिन पट्टियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, व्यतिकर्ण फ्रिंज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ आएगी। यानी कहने का मतलब ये, देखिए मैंने समझाने का प्रयास किया है इस पर्दे R पर। ठीक है, व्यतिकर्ण फ्रिंजें कैसी बनती हैं, देखिए यहाँ ध्यान समझो। जैसे मैंने लाइनें दिखाई हैं, ठीक है, जहाँ आपको डार्क कलर दिख रहा है D फॉर डार्क, यानी ये आपकी आदीप्त फ्रिंज है। क्या बच्चों, D फॉर आपकी क्या बच्चों, डार्क फ्रिंज। ठीक है, और जबकि आपके जैसे इसके बीच में स्पेस दो डार्क कलर के बीच में आप ये सफेद वाला जो स्पेस देख पा रहे होंगे, ये भी बच्चों फ्रिंज है, ये भी फ्रिंज है। ये आपकी ब्राइट फ्रिंज है यानी चमकीली फ्रिंज है, चमकीली पट्टी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम रेखा चित्र S पर एक वर्णीय प्रकाश डालते हैं तो हमें पर्दे R पर कुछ चमकीली, कुछ डार्क हमें क्या देती हैं, पट्टियां दिखाई देती हैं, जिनको हम बच्चों क्या कहते हैं, व्यतिकर्ण फ्रिंज कहते हैं।
उम्मीद करता हूँ मेरा यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। और हमें इनकी चौड़ाई के लिए ये जो आप इस पर देख पा रहे हैं, हमें ये चाहे तो डार्क कलर की बात कर लो, यानी यहाँ ये जो डब्लू है, डब्लू क्या बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई, या फिर इसमें देख लीजिए मैं बी के लिए बना देता हूँ ये। तो हमें इसके लिए सूत्र प्राप्त करना है कि जो फ्रिंज बनती है ये कितनी चौड़ी बनती है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला आना है फाइनली हमें कितना लाना है, डी लैम्डा अपॉन डी लेकर के आना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। देखिए वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले स्टैंड हम थोड़ी सी यहाँ पे इसको त्रिभुजों की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं, त्रिभुजों की सहायता सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा इसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन अभी बाकी रह गया है, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए स्टैंड बात को समझें, जब रेखा चित्र एस से चलने वाली द्वितीय तरेखा S1 और S2 पर पहुंचेंगी तो S1 और S2 भी द्वितीय तरेखाओं के स्रोत बन जाएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ से भी द्वितीय तरेखा निकलेंगे और यहाँ से भी द्वितीय तरेखा निकल लेंगे, ठीक है। तो हम मान करके ये चल रहे हैं बच्चों, ये तो पर्दा R है, ये जो पर्दा R है बच्चों, ठीक है। इस पर कोई बिंदु क्या है बच्चों, P है, कोई बिंदु क्या है, P है, जहाँ हमें कोई दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। और ये बच्चों दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, यानी चमकीली यानी ब्राइट वाली फ्रिंज प्राप्त हो रही है। लेकिन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे रेखा चित्र S1 और रेखा चित्र S2 से चलने वाली जो ये दो तरंगें जा रही हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये समान दूरी नहीं तय कर रही हैं, इनके बीच में जो कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। यानी ये जो यानी यहाँ जो S1 से जो यहाँ से तरंग चलेगी तो बिंदु P पर जल्दी पहुँच जाएगी, जबकि जो किरण S2 से जाएगी वो यहाँ पर देर में पहुँचेगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से S1 से P की जो डिस्टेंस कम है, जबकि S2 से P की डिस्टेंस क्या कुछ ज़्यादा है। अब भाई डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको चलने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी S2P ज़्यादा है किससे, S1P से, ठीक है। अब इसको बराबर करने के लिए हम करते हैं क्या है बच्चों, कि हम मान लेते हैं कि S1 से, कहाँ से बच्चों, S1 से हम इस S2P पर कोई लंब यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और मान लीजिए ये क्या है, कोई थीटा यहाँ पे हम एंगल बना दिया, ठीक है। अच्छा बात समझ आ रही है। और मैं इस पॉइंट को मैं बच्चों नाम दे रहा हूँ, यहाँ नाम देता हूँ बच्चों A। बात को समझें, मैंने आपको ये बताया कि रेखा चित्र S1 और S2 से चलने वाली तरंगें होंगी, बस क्या होंगी, समान कला में नहीं होंगी, एक साथ बिंदु P पर नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि ये वाली तरंग यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएगी, जो कि तरंग यहाँ से जाएगी S2 से, वो यहाँ पे इसको पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इनमें लगभग कितना अंतर होगा, इनमें अंतर होगा बच्चों S2P का, इनके बीच, इनके दोनों तरंगों के बीच का जो अंतर होगा उसको पथांतर के नाम से पढ़ेंगे, वो कितना होगा, S2A के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक बात और समझें, हम करेंगे क्या, या थोड़ी हमें और रचना करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ऑन करनी पड़ती है, उसको समझें। देखिए ये जो आपका बिंदु C है, ये जो बिंदु C है बच्चों, S1 S2 का क्या है, मध्य बिंदु है। S1 S2 का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। और एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि S1 और S2 की जो दूरी है बच्चों, ये मिलीमीटर में, ये बहुत, यानी जो रेखाचित्र S1 और S2 है ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के समीप हैं। बात समझ में आ रही है, यानी S1 S2 की जो डिस्टेंस है बीच की, यानी स्मॉल d का जो मान है, स्मॉल d का जो मान है वो बहुत छोटा है, छोटा होने का मतलब ये मिलीमीटर में है। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। मिलीमीटर के माइक्रोमीटर में भी हो सकता है स्टैंड, यानी इनके बीच की डिस्टेंस है S1 S2 की बहुत सूक्ष्म है, ठीक है। अच्छा इनका जो मध्य बिंदु बच्चों क्या है, C, S1 S2 का मध्य बिंदु क्या है, C, और C कहाँ मिल रहा है बच्चों, O पर मिल रहा है। तो ये जो CO आप देख पा रहे हैं, CO जो आपके D के बराबर है, ठीक है। S1 S2 का क्या है, लंबार्धक है, यानी इसको दो भागों में बांट देता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा इसे कंस्ट्रक्शन मैं कर देता हूँ और फाइनली आंसर आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी रचना कर रहा हूँ स्टैंड। मैं C को किससे मिला रहा हूँ बच्चों, P से मिला रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इस सूत्र को हम त्रिभुजों की सहायता से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं यह त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है स्टैंड। तो देखिए अब देखिए ध्यान समझें, पहले स्टार्टिंग चलेंगे हम कहाँ से, रेखा चित्र S1 और S2 से, रेखा चित्र S1 और S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर कितना होगा, वो S2A के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ से रेखा चित्र S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर कितना होगा, S2A, कितना होगा, ये जो स्टैंड S2A होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, S2P माइनस S1P, यानी हम करेंगे क्या, S2P में से, यानी पूरी तरंग में से, ठीक है, पूरी दूरी में से कितनी दूरी घटा देंगे बच्चों, हम S1P घटा देंगे। जब S1P घटाएंगे तो आपको ये वाला डिफरेंस आपको साफ दिखाई दे जाएगा, यानी इनके बीच जो तरंगों के बीच बिंदु P पर जो तरंगें पहुंच रही हैं S1 और S2 से, उनके बीच में पथांतर कितना होगा बच्चों, S2A के बराबर होगा। और वो अंतर कैसे निकाला जाएगा, S2P माइनस S1P, यानी S2P यानी पूरी रेखा माइनस S1P, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको, अंतर इसका आपको देखने को इस टाइप से मिलेगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम दो त्रिभुज की सहायता से इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक तो त्रिभुज लेंगे हम बच्चों, हम त्रिभुज S1 S2A,
कौन त्रिभुज? H1H2A, एक त्रिभुज में ले त्रिभुज H1H2A तथा त्रिभुज CPH2 में, सॉरी CPO में, CPO देखिए जानते, देखिए डॉटेड लाइन हो रही है, ये CPO, ये जो आप त्रिभुज है ना, और ये मान लीजिए यहाँ पे ये थीटा बच्चे, क्या है ये? थीटा। चलिए लगाते हैं त्रिभुज CPO में, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टैंड, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, यानी H2A क्या है? लंब है। किस त्रिभुज का? H1H2A का, ठीक है। तो हम लिखेंगे देखिए H2A अपॉन, देखिए अब ये लंब है तो ये 90 अंश का कोण होगा बच्चों, कितना होगा? 90 अंश का कोण होगा, और 90 सामने क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है, क्योंकि H1H2 क्या होगा? कर्ण होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ लंब के अपॉन में कर्ण रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान समझें, ये हो जाएगा H1 और ये बच्चों हो जाएगा H2 बराबर। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें त्रिभुज में कौन से में? PCO में। तो देखिए CPO में C है, P है और O है, तो थीटा यहाँ, थीटा सामने लंब क्या होगा? लंब होगा बच्चों आपका OP, और OP की डिस्टेंस क्या बच्चों? XM है, ठीक है। तो लंब होगा बच्चों इसमें OP या PO, बात वही है, ठीक है। अच्छा अब इसका जो कर्ण होगा, क्योंकि 90 अंश का एंगल है, क्योंकि लंबार्धक है, तो इसके सामने कर्ण में कौन सी भुजा आएगी? कर्ण आएगी बच्चों CP आएगी, क्या आएगी? देखो ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। बच्चों तो आपके सामने तो लंब आएगा आपका बच्चों CP, क्या आएगा बच्चों? CP, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए स्टैंड, ये जो पर्दा R रखा है, पर्दा R रखा है किससे? पर्दे Q से आगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D जो है वो लगभग 1 मीटर के बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। और ये जो रेखा क्षेत्र H1H2 है, इनकी जो डिस्टेंस है बहुत सूक्ष्म है, यानी माइक्रोमीटर या मिलीमीटर के आसपास है। यानी कहने का मतलब ये है कि पर्दे R पर जो व्यतिगत फ्रिंजें मिलेंगी चमकीली और डार्क वाली इस टाइप की, तो वो जो होंगी बहुत पास होंगी, वो क्या होंगी? बहुत पास होंगी। यानी मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि ये जो बिंदु P है, ठीक है, ये जो बिंदु P है वो बिंदु O के क्या बिल्कुल बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। यानी जैसा आपको देखने में लग रहा है कि बिंदु P बहुत दूर है, जबकि इसमें जो फ्रेंजें बनेंगी बच्चों ये बहुत पास बनेंगी, O के ही बिल्कुल आसपास बनेंगी, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि मैं इस डायग्राम में लिखना, ये जो आपका CP दिख रहा है, क्या बच्चों? CP दिख रहा है, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? CO के बराबर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ देखिए, यदि हम ये माने कि देखिए CP बिल्कुल एग्जैक्ट तो बराबर नहीं होगा, अप्रोक्स में मानेंगे, CP बराबर हम क्या ले रहे हैं बच्चों? CO ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? CO ले रहे हैं, ठीक है। तो हम जब CP बराबर CO लेंगे तो CP जब हम क्या लिखेंगे? CO लिखेंगे। फार्मूला क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट, H2A अपॉन H1H2 बराबर, ठीक है, PO अपॉन CP की जगह मैं क्या लिखना हूँ? CO लिखने जा रहा हूँ, CO, ठीक है। अच्छा अब बच्चों स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि H2A तो ये वाली डिस्टेंस है, तो इसको तो मैं देखिए ऐसी कॉपी कर देता हूँ, H2A, ठीक है, अपॉन में क्या? H1H2। अब देखिए H1H2 क्या? H1H2 है बच्चों इन दोनों रेखा चित्रों के बीच की दूरी यानी D, क्या बच्चों? स्मॉल d, ठीक है। अच्छा और ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या? PO, देखो P है और O है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या बच्चों? XM है, क्या बच्चों? ये XM हमने मानी है, ठीक है। अच्छा और आया क्या? CO, O है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या बच्चों? कैपिटल D, ये क्या बच्चों? आपका कैपिटल D है, ठीक है। अच्छा यहाँ से बच्चों अगर मैं H2A का मान निकालूं, H2A का मान, तो ये D उधर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों H2A बराबर हो जाएगा आपको बच्चों XM इंटू D अपॉन कैपिटल D, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इस D की गुणा मैंने इधर करा दी भाई, कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है। अच्छा अब बच्चों बात ये आती है कि रियल में H2A है कितना, इसकी रियल में वैल्यू है कितनी, ठीक है। यानी H1 और H2 से बिंदु P के बीच, बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच में पथांतर कितना है, चलिए उसको समझाता हूं। तो देखिए स्टैंड में लिख रहा हूं, यहाँ पर देखिए रेखा क्षेत्र H1 और H2 से पहुंचने वाली बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर, ठीक, कैसे निकालेंगे? यानी H2A का मान निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखिए पथांतर कैसे निकालेंगे? रेखा क्षेत्र S1 बा H2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच, तरंगों
के बीच पथांतर यानी इनके बीच का अंतर, यानी H2A कितना होता है, ध्यान समझें, H2A बच्चों ये इक्वल टू होता है m लैम्डा के बराबर। क्या होता है बच्चों, m लैम्डा, जहाँ m का मान अभी हम 1 2 3 लिखेंगे, इसे कंफ्यूज ना हो कि m लैम्डा कहाँ से आ गया। अभी मैं जब इसको वैल्यू डालकर समझाऊंगा तब वो रियल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो H2A की जगह हम क्या लेंगे बच्चों, m लैम्डा लेंगे, ठीक है। जहाँ m वो नंबर रहेगा, m का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए एक जादू सा देखने को मिलेगा, m का कितना बड़ा योगदान यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो H2A की जगह मैं क्या लूँगा बच्चे, m लैम्डा लिखूंगा। तो देखिए फाइनली मुझे जो डायग्राम में मिलेगा, कंडीशन ये मिलेगी मेरे पास, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए H2A की जगह मैं क्या ले रहा हूँ बच्चे, m लैम्डा लूँगा। तो जब m लैम्डा जिस टाइम जब मैं लिखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, m लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों एस एक्स एम और ये डी अपॉन में हो जाएगा बच्चों आपका कैपिटल डी, ठीक है स्टैंड। अच्छा अगर मैं यहाँ से एक्स एम की वैल्यू निकालूँ, मैंने ये देखूँ कि ये जो बिंदु P है ओ से इसकी दूरी कितनी एक्स एम है, ठीक है। जहाँ मैंने मानी कि बिंदु पे मान लो दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, यानी ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रही है, ठीक है। यानी एक्स का अगर एक्स एम का मान निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, देखिए एक्स एम का मान यानी इसके पौने बन कैचिंग जब मैं करूँगा स्टैंड तो मुझे मिलेगा एक्स एम इजिकल टू मिलेगा, ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा एम डी लैम्डा अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आपका जो डी आ जाएगा। तो स्टैंड आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा देखिए आप टारगेट की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। यानी डी लैम्डा आपको देखिए ऊपर आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है। अब ये एम की कंडीशन है, आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए स्टैंड, अगर मैं यदि ध्यान समझिए, यदि m बराबर 0 रखता हूँ, m बराबर देखो m का मान कितना हो सकते हैं, देखिए m का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है और टोटल इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। देखिए m बराबर बच्चों में 0 रखूंगा, m बराबर में 0 रखूंगा तो xm कितना हो जाएगा, xm का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी m की जगह मैं 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो ये xm को डिस्टेंस बचेगी नहीं, xm का मान 0 आ जाएगा। यानी बिंदु P कहाँ आ जाएगा, बिंदु O पर आ जाएगा, बिंदु O के संपाती हो जाएगा। बस समझे आप लोगों को। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे हमें केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगी। क्या होगी, केंद्रीय फ्रिंज। यानी कहने का मतलब ये है कि बिंदु S1 और S2 से बिंदु O पर जो तरंगिकाएं पहुंचेंगी उनके बीच में कोई भी कलांतर नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों तरंगें समान कला में पहुंचेंगी और हमें एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बताया था केंद्रीय फ्रिंज हमेशा एक दीप्त फ्रिंज होती है, ठीक है। यानी अगर मैं m बराबर 0 रखता हूँ इस फार्मूले में तो xm कितना आएगा, पूरा 0 हो जाएगा। xm 0 का मतलब हो जाएगा कि बिंदु P कहाँ जाएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, यानी इसके संपाती हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि बिंदु रेखाचित्र S1 और S2 से बिंदु O पर जो तरंगें पहुंचेंगी वो समान कला में पहुंचेंगी और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, संपोषी व्यतिकरण होगा। क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है। और जो फ्रिंज बनेगी आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, अर्थात दीप्त फ्रिंज बनेगी। बात समझिए आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छे समझ में आपको आ गई। अगर अब मैं m बराबर कितना 1 लिखूँ तो मैं पहली दीप्त फ्रिंज, अगर m बराबर 1 लिखूंगा तो मुझे कोई ना कोई डिस्टेंस मिलेगी, डी लैम्डा 1d का मिलेगी, तो मुझे क्या मिलेगी, पहली दीप्त फ्रिंज पर मिलेगी। अगर मैं m बराबर 2 लिखता हूँ तो मुझे दूसरी क्या मिलेगी, दूसरी फ्रिंज की दूरी मिलेगी। कहाँ से, बिंदु O से। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, हमें करना ये है, अब देखिए हम करने ये वाले हैं बच्चों कि पहले हम ये देखेंगे m बराबर, हम देखेंगे बिंदु O से एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी, बिंदु O से m का मतलब मैंने कुछ भी देखो हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ हो सकता है ना। तो बिंदु O से एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी, कहाँ से, O से, यानी केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक है। चलिए मैं लिख के आपको समझाता हूँ तभी आपको और समझ में आएगा। देखिए बिंदु O से है ना, बिंदु O से एम का मान कुछ भी हो सकता है ना, दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। वो कितनी होगी, ध्यान समझे, वो हो जाएगी बच्चों एम बी याद कर रहा हूं तो XM बराबर हो जाएगा m डी लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूं कि मुझे m+1 यानी अगली जस्ट अगली यानी बात करें, यानी मैंने m बराबर में 1 मान लिया या m बराबर 0 मान लिया, फिर अब क्या मैं m बराबर 1 मानने जा रहा हूँ, क्या मानने जा रहा हूँ, 1 मानने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा बिंदु O से m+1v
m प्लस 1 यानी इससे जस्ट अगली फ्रिंज की बात कर रहा हूँ मैं ना, बात समझे आप लोगों को। यानी m वाली यहाँ आ गई तो m प्लस 1 तो इससे ऊपर जाएगी, m प्लस 2 इससे ऊपर जाएगी, समझ ये आप लोगों का ना। तो बिंदु O से m प्लस 1b फ्रिंज की बिंदु O से m भी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है बिल्कुल सही है। फ्रिंज की दूरी क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी बच्चा आपकी xm प्लस 1, क्या हो जाएगी बच्चे xm m प्लस 1 हो जाएगी। और इसी फार्मूले में बच्चों क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में यहाँ हो जाएगा m की जगह हो जाएगा बच्चे m प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे m प्लस 1 हो जाएगा। और ये d लैम्डा d अपॉन आपका बच्चों d, ये ऐसी कॉपी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यानी बिंदु O से m भी दीप्त फ्रिंज की दूरी वो कितनी है, वो इतनी है, और m प्लस 1 भी दीप्त फ्रिंज की दूरी वो कितनी है, लगभग वो कितनी है, m प्लस 1 d लैम्डा अपॉन d के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। फ्रिंज की चौड़ाई देखिए, ध्यान समझे मेरी बात, देखिए एक फ्रिंज ये है, एक फ्रिंज ये है, तो मैं दोनों दीप्त के लिए बात कर रहा हूँ। तो दोनों देखो आप, दो इसके और इसके, यानी जो आपको व्हाइट कलर की पट्टी दिख रही है ये फ्रिंज है, कौन सी फ्रिंज है, दोनों क्या बच्चे आपकी ये दीप्त फ्रिंज है, ठीक है। तो इन दोनों दीप्त फ्रिंजों के बीच में कौन सी पट्टी आ रही है, ब्लैक पट्टी आ रही है, यानी आपको एक अदीप्त फ्रिंज मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा ये है, फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा बच्चे ये होती है, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे हम बच्चों W से प्रदर्शित करते हैं। बस मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिंज की चौड़ाई को कैसे लिखेंगे, दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए समझाता हूँ, देखिए लिखता हूँ फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखिए स्टैंड, तो अब देखिए स्टैंड, चलिए मैं डायग्राम को साफ करता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसका फाइनली आंसर आपको मैं दिखाऊँ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका, ठीक है, अब इसका फाइनली आंसर आने वाला है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अब मैं थोड़ा इसको रब करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ। मैं देखिए डायग्राम को साफ करके इसका फाइनली आंसर देखिए अब आने ही वाला है, d लैम्डा अपॉन d के बराबर, ठीक है। चलिए हटा दें इसको, बिल्कुल। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, और डायग्राम की भी 2-3 बार तैयारी कर लेंगे तो अच्छे समझ में आपको बच्चों आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई यानी W क्या कर रहे हैं हम, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई यानी W इज इक्वल टू आएगा बच्चों, W इज इक्वल टू आएगा, देखिए हम क्या करेंगे, m प्लस 1 यानी जो xm आ रहा है, क्या रहा है बच्चों, चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर से लिख देता हूँ। फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर आएगा आपके पास x m प्लस 1 माइनस xm, ठीक है। यानी m प्लस 1 भी फ्रिंज की दूरी से मैं xm वाली दूरी घटा दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात को समझे, डायग्राम से देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना, क्योंकि इसको समझना आप लोगों को, ठीक है। अच्छा देखिए आपको दो फ्रिंज हैं, दोनों ब्राइट कलर की फ्रिंज आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या बच्चों आपकी, ये बच्चों xm प्लस 1 है, क्या बच्चों xm प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा मैं अगर इन दोनों की डिस्टेंस को घटा दूं, क्या घटा दूं, यानी m प्लस 1 भी फ्रिंज से xm भी फ्रिंज की दूरी घटा दूं, यानी जो मेरी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, दोनों वैल्यू मेरे पास है, xm की वैल्यू भी और xm प्लस 1 की भी है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये डायरेक्ट वाली फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं वैल्यू को पुट करता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से, xm प्लस 1 का मान देखिए रख दीजिए, यहाँ से क्या है, यह बच्चों देखिए m प्लस 1 और ये बच्चे क्या है आपका d लैम्डा अपॉन d माइनस xm की वैल्यू रख लीजिए, xm क्या बच्चों, m d लैम्डा अपॉन d, ठीक है स्टैंड। आगे सॉल्व कर लीजिए स्टैंड, तो क्या हो जाएगा, देखिए d लैम्डा अपॉन d किसमें गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा m d लैम्डा अपॉन d प्लस, अब बंद से कराएंगे तो बच्चे ये रहेगा d लैम्डा अपॉन d माइनस, उसको ऐसे कॉपी कर दीजिए m d लैम्डा अपॉन d, तो ये बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, आप एक प्लस का एक माइनस का, तो W इक्वल टू फाइनली आएगा बच्चे आपके पास d लैम्डा अपॉन d आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा बच्चों कि फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र आपके सामने बिल्कुल अच्छे से आ चुका है, W इक्वल टू d लैम्डा अपॉन d, ठीक है। तो आपको यहीं तक प्रूव करने आता है बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है।
तो एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि ये डायग्राम बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सॉरी डेरिवेशन है। इसको आपको तैयारी करके जरूर जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए।